सो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है सबका आज की सेशन में। और डेफिनेटली एंटी एजिंग पे हम बहुत अच्छे से बात भी कर रहे हैं, और इन चीज़ों को हम अपनी प्रमोशन एक्टिविटी में भी लेके आ रहे हैं, और डेली रूटीन लाइफ में भी कैसे हम ग्रेसफुली एजिंग की तरफ जा सकते हैं, डिजीज फ्री एजिंग की तरफ जा सकते हैं, और कैसे हम अपनी हेल्थ को और अपनी एज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पिछले लगभग लगभग मैं देख पा रहा हूँ 8 से 9 महीने से बीइंग एस्टोनिया वन, हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं वो बहुत अच्छे से इसको प्रमोट भी कर रहे हैं और खुद के लिए भी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को। आज इसमें आपकी नॉलेज में एक वैल्यू एडिशन के लिए ये सेशन रखा गया है कि कुछ ऐसे फिनोमिना जो हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, और हमें एक्चुअली पता नहीं लग पाता, बट एक साइंस है जो हमारी एजिंग की तरफ हमें लेके जाती है। इन सारी चीज़ों के पीछे जो चीज़ें कॉमनली 3 से 4 फैक्टर हैं, उन पे हम आज डिस्कस करेंगे। वैसे तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एंटी एजिंग, जेनेटिक्स के बारे में, एपिजेनेटिक्स के बारे में, या न्यूट्रीजेनोमिक्स के बारे में। बट आज ये एक बिल्कुल टेक्नो सेशन रखा गया है। 20 से 25 मिनट हम डिस्कस करेंगे, देन हम सॉल्यूशन की तरफ भी जाएंगे जो डिस्कस करेंगे उसमें। एक पीपीटी में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जस्ट अ मिनट, ट्राई टू शो यू। 1 मिनट का वेट कीजिए, कुछ टेक्निकल मुझे लग रहा है स्क्रीन को शेयर करने में। जस्ट ए मिनट, आप मैं बोल नहीं रहा हूँ इसलिए साउंड नहीं आ रही। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। स्क्रीन पे मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार आप थम्स अप दिखा सकते हैं। सुन पा रहे हैं ना? यस, ओके, थैंक यू।
ट्राई टू रिकनेक्ट माई आईपैड। मैं स्क्रीन शेयर करने का एक टेक्निकल लगना चल रहा है। मैं 1 मिनट में रिजोल्व कर रहा हूँ इसको। प्लीज़ पेशेंसली थोड़ा सा वेट कीजिए। आईपैड से आज शेयर नहीं हो रहा। बिना आईपैड काम चलाते हैं। समझाने की पूरी कोशिश रहेगी। स्टार्ट करते हैं। यस। फ्रॉम सेल टू सिस्टम। यानी कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी है, और सेल से बन के एक सिस्टम बनता है जिसको हम बॉडी बोल रहे हैं। ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। सो एक डीप रियलिटी की तरफ जाएंगे एजिंग में, कि हमारी जो एजिंग होती है विद द टाइम, वो कैसे कैसे होती है और उसके पीछे क्या रीजन है। देखिए, देखने को तो ये एक आपके रिंकल दिख रहे हैं। स्किन पे रिंकल दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके देखने में हेयर, जस्ट हेयर ग्रेइंग आपको लग रहा होगा, रिंकल आ गए हैं, हेयर थिन होते जा रहे हैं, हेयर फॉल बढ़ता जा रहा है। या लाइक आपके जॉइंट्स जो हैं वो बहुत स्टिफ रहना स्टार्ट हो गए हैं, जो आपकी यंग एज में बहुत कम आपको लाइक फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती थी, बट जैसे जैसे एज होती जाती है आपके जॉइंट्स बहुत फ्लेक्सिबल होते चले जाते हैं, बहुत टाइट होते, स्टिफ होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इसके साथ एक चीज़ और भी आपको देखने को मिलती है, दैट इज लाइक आपका जो कग्निटिव डिक्लाइन है। जैसे आपको 20s में, 30s में बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं। 40s के आसपास आके आपका ब्रेन की प्रोसेसिंग जो है, जो आपका कग्निटिव बिहेवियर है, वो डिक्लाइन पे जाना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आप जो सोचते हैं कई बार वो स्लो प्रोसेस होता है। स्लो प्रोसेस होता है तो अल्टीमेटली कई बार आप 40 साल के आसपास जो इस मीटिंग में है वो रिलेट कर रहे होंगे। वो कई बार होता ना कि भी मैं क्या बोल रहा था, मैंने वो चीज़ कहाँ रखी है, मैं ये भूल गया हूँ, मुझे याद दिलाओ मैं वो क्या बता रहा था। तो ये क्या है? दिस इज द कॉग्निटिव डिक्लाइन। ये कॉग्निटिव डिक्लाइन है। और इसके पीछे जस्ट आप ओनली ये मान रहे हैं कि मुझे बस जॉइंट स्टिफ हैं, या हेयर ग्रे हैं, या स्किन पे रिंकल आ गए हैं। इसके पीछे एक रियलिटी सेल लेवल पे बहुत डिफरेंट है। आइए उसको समझते हैं। सेल लेवल पे क्या रियलिटी है। देखिए, हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई है।
जैसे एक दीवार है उस वो ईंटों से बनी होती है, ऐसे ही हमारी बॉडी सेल से बनी होती है। और देखिए हम जो पूरा इंसान जो बना है वो पूरी छोटी छोटी बिलियंस ऑफ सेल ने पूरे इंसान को बनाया है। और मात्र ये जर्नी स्टार्ट होती है बहुत छोटी सी दो सेल से। एक एक सेल मदर की तरफ से आती है, एक सेल फादर की तरफ से आती है। दो सेल इकट्ठी होती हैं, एक जाइगोट बनता है। अब इन दो सेलों के पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, इस जाइगोट के पास जो एक सेल है उसके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो किसी के कर्ली बाल कर देती है, किसी के सुनहरे बाल कर देती है, किसी के स्ट्रेट कर देती है, किसी को 6 फीट का कर देती है, किसी को खली जैसा बना देती है, किसी को खाली जैसा बना देती है। यानी कि बहुत थिन होता है, बहुत हेल्दी बॉडी का होता है। आ, किसी का गोरा रंग है, किसी का सांवला रंग है, किसी का ब्लू आईज है, किसी की ब्लैक आईज है, किसी की ब्राउन आईज है। लाइक किसी के ज्यादा हेयर, बॉडी हेयर दिखेंगे, किसी के बहुत कम दिखेंगे। अल्टीमेटली किसी का बोन स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रोंग है, किसी का कम है। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि एक बंदा सारी आदतें ठीक थी पर 50 से 60 साल की उम्र में चल बसा। लोग कहते हैं कि देखिए भगवान अच्छे इंसानों को जल्दी बुला लेते हैं, हम ऐसी कहावतों में डूब जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे बहुत रफ टफ रहते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। इवन समटाइम दे यूज टू टेक अल्कोहल एंड फिर भी वो 80 80 साल तक जीते हैं। तो ऐसे पे भी आजकल रील्स का जमाना है तो रील्स बनाते रहते हैं। एक मैं रील्स देख रहा था कि किसी ने कहा कि डॉक्टर ने कहा है बंदे को कि दारू नहीं पीनी चाहिए, दारू पीने से आप जल्दी मर जाओगे। वो लास्ट में कहता है कि जो मुझे बताते थे दारू नहीं पीनी चाहिए वो सारे डॉक्टर चले गए और मैं जिंदा हूँ। ये कहानियां या ये रील्स आपने बहुत देखी होंगी। अल्टीमेटली इनके पीछे भी साइंस है। इनके पीछे साइंस ये है कि हमारी जो सेल मदर और फादर से आई थी उसके पास एक इंफॉर्मेशन थी जीने से लेके आपके जीन तक। यानी कि जीन ने कैरी किया कितनी हाइट, कितना वेट, कैसे बाल, कैसी आंखें, और अल्टीमेटली कैसी हेल्थ रहने वाली है। कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली मदर फादर से ही ऐसे बैड जीन आ जाते हैं जो उनकी हेल्थ के या फास्ट एजिंग के कारण बनते हैं। और कुछ लोगों को इतने स्ट्रोंग जीन मिलते हैं, कई बार वो गलत चीजें यूज करके भी, अल्कोहल जैसी चीजें यूज करके भी लंबा जी पाते हैं। तो हम डोंट ट्राई टू यूज दैट वन। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं। जस्ट ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है हमारा जेनेटिक्स कैसा हमारे पीछे की जनरेशन से हमें मिला है। इवन आप इसको कोरिलेट भी करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आज के टाइम पे यदि किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, ऑस्टियो अर्थराइटिस है, रूमेटाइड अर्थराइटिस है, तो ऐसे केस में डॉक्टर भी आज आपकी काउंसलिंग में, प्राइमरी डायग्नोस में आपसे जनरल सवाल पूछते हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। पहले रिश्ते के टाइम पे आपके गोत्र वोत्र मिलाए जाते थे, आज आपके बीमारी के टाइम पे भी आपके गोत्र वोत्र मिलाए जा रहे हैं। यानी कि कहाँ से एक्चुअली में ये कॉज है। इसका मतलब ये है बीमारी आप में है, उसका रीजन खोजने की कोशिश है, डायग्नोस करने की कोशिश है। पिछले वाली जनरेशन से के पूछने का क्या मतलब बनता है। एक ही मतलब बनता है कि क्या वो जो बीमारी है किसी जीन के थ्रू कैरी होके अगली जनरेशन में तो नहीं आई है। इसलिए सम टाइम कुछ लोग 60 साल की उम्र में इतने बूढ़े हो जाते हैं और कुछ लोग 80 साल में भी बहुत उनकी एजिलिटी सही रहती है, उनका कग्निटिव बिहेवियर सही रहता है, उनका मेटाबॉलिज्म सही रहता है। ये डिफरेंशिएट क्रिएट करता है कैसे हमें हमारा जेनेटिक मेकअप है और कैसी इंफॉर्मेशन हमारी पिछली वाली जनरेशन ने नेक्स्ट जनरेशन में पास की है। जो 80 90 100 साल जी जाते हैं अच्छे तरीके से, कुछ भी खा के, कुछ भी पी के, कुछ भी लाइफस्टाइल से। इसका एक ही सीधा मतलब है कि वैसे उन लोगों को जेनेटिक लॉटरी लगा है। और लेडीज एंड जेंटलमैन, लॉटरी सभी की नहीं लगती, किसी किसी की लगती है। बट आज साइंस ने इसको पॉसिबल बनाया कि आप यदि लॉटरी भी नहीं लगती तो आप अपनी टिकट का पैसा वसूल कर सकते हो कि आपका पैसा खराब जाने वाला नहीं है। कि आज आप एपिजेनेटिक्स साइंस के थ्रू आप अपनी एज को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हो। और ऐसी जो बीमारियां कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो
जेनेटिकली हमारे शरीर में डेवलप हुई हैं, उनको भी रिवर्स किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। और हम लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी भी रह सकते हैं, हैप्पी भी रह सकते हैं, और चार्मिंग पर्सनैलिटी भी रह सकते हैं। अच्छी स्किन, अच्छे हेयर, फ्लेक्सिबल जॉइंट, वाइटलिटी, हॉर्मोन्स, अच्छी नींद, ये सारी चीज पॉसिबल हो पाई है आज एपिजेनेटिक्स साइंस की वजह से। तो मैं सभी साइंटिस्टों का भी आप लोगों के माध्यम से साइंस को भी हम नमस्कार करेंगे। आज डिजिटल जमाना है, बट जो चीजें हमारे सामने इंफॉर्मेशन के जमाने में कुछ भी आ रही है, उसको आप फिल्टर करना स्टार्ट कीजिए और रियलिटी की तरफ जाइए। सो बॉडी मेड अप ऑफ द सेल, और सेल के पास एक सेंटर होता है। जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे पास, ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी होती है। सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे इंडिया का एक पावर हाउस सप्लाई है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, ऐसे ही हर सेल के पास एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, पावर हाउस होता है, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। वो सेल को एनर्जी देता है। यानी कि सेल एक ऐसी सबसे छोटी यूनिट है हमारी बॉडी की, जिसको आप सिंगल सेल को डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, आप उनको माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हो। इतनी छोटी सी चीज में इतनी इंफॉर्मेशन, उसके पास पावर हाउस है, उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास पूरा एक तरीके से मशीनरी है। और वो एक सेल से इतना बड़ा शरीर भी बन जाता है, अलग अलग लोगों की शक्ल दिखती है, अलग अलग फीचर, अलग अलग नेचर, अलग अलग एज। तो ऐसे में जब हम सेल के आगे बढ़ते हैं, तो हमारा ये सेल से ही हमारा ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। सो इसका मतलब है कि सेल की हेल्थ जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी हमारी है, हमारी चाहे वो हेल्थ स्पैन की बात करें या लाइफ स्पैन की बात करें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, की ड्राइवर्स क्या हैं, क्या एजिंग किसके कारण ज्यादा होती है? सबसे पहला एक वर्ड आता है सेलुलर सेनेसेंस। देखिए, सेलुलर सेनेसेंस को यदि आपने सही देसी भाषा में समझना है, और डायरेक्ट सेलिंग की भाषा में समझना है, तो ऐसा है कि जब ठीक ठाक सा प्याउट आना स्टार्ट हो जाता है, तो लोग रिक्रूटमेंट छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, थोड़े दिन तो दिखता है, उसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, मीन्स नई चीजें नहीं लेके आएंगे बिजनेस में, डेवलपमेंट नहीं, नया न्यू डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो बिजनेस धीरे धीरे कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में सेल जो है, वो जब एक सेल से दूसरी सेल, नई सेल बनाना छोड़ देती है, तो उसको हम सेलुलर सेंसिस बोलते हैं। ये सेनेसेंस जो है, एक्चुअली एक कंडीशन है। वो ऐसी स्टेट ऑफ सेल की है जो उसका जो डिवाइड होना है, एक से नई सेल बनाना है, वो रुक जाता है। बट ये मरी हुई नहीं होती है, मरी हुई नहीं होती है ये, बट ये डिवाइड होना स्टॉप कर देती है। जैसे ही डिवाइड होना स्टॉप कर देती है, तो इसमें कुछ ऐसे मोलिक्यूल होते हैं, ऐसे ऐसे केमिकल होते हैं, जब वो डिवीजन बंद कर देगी, तो वो एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक्युमुलेट यानी कि बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो प्रो इन्फ्लामेटरी सबस्टांस होते हैं। तो उस सेल में इन्फ्लामेशन लोड बढ़ जाएगा, और इन्फ्लामेशन लोड बढ़ जाएगा, तो जब वो सेल डेड होगी, क्योंकि इसने भी मरना है, जब इसने डिवाइड होना स्टॉप कर दिया, तो इसकी ये मरने की तरफ चल गई है। अब मरने की तरफ चली है, तो क्या होगा? जैसे आपने बहुत सारे केलों के गुच्छे देखे होंगे कई बार। एक केला खराब हो तो सराउंडिंग के दो से चार केले को भी खराब कर देता ओवरनाइट में। ऐसी एक मरी हुई सेल, जो सेनेसन सेल थी, वो जब मर जाती है, वो इन्फ्लामेटरी मटेरियल से भरी हुई है, तो वो सराउंडिंग वाले सेल को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। और इस सेल को जनरल लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में भी बोला जाता है जोम्बी सेल। आपने जोम्बी मूवी देखी होगी, आई थिंक सभी ने जोम्बी मूवी देखी होगी, कि एक बंदा किसी को काट लेता है, थोड़ी देर के बाद वो बंदा भी जोम्बी ही बन जाता है, यानी कि चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो एक सेल ने सराउंडिंग की सेल को डैमेज करना स्टार्ट किया, तो जो सेनेसेंस सेल थी जो डेड बनी, और इन्फ्लामेटरी सेल ने सराउंडिंग को भी इन्फ्लामेटरी कर दिया। और ऐसे करके कई बार ये कैंसर डेवलप हो जाता है, कई बार ये लम्प्स डेवलप हो जाता है, कई बार ये टिश्यू की डिसफंक्शनिंग कर देता है। यानी कि आपकी जैसे एक केजी मसल है, एक केजी में से यदि मरी हुई सेल 40% है, तो आपका 60% मास ही बचा हुआ है जो एक्टिव है। तो आपकी टिश्यू की फंक्शनिंग कम होगी, आपकी स्ट्रेंथ कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, और आपका अल्टीमेटली एक्युमुलेशन ऑफ डेड सेल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बोझा, शरीर पे बोझा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा।
एक्स्ट्रा चीजें बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद एक्चुअली क्या होता है, यदि ये बॉडीज को बोलते हैं, यदि इसको रिप्लेस नहीं करेंगे आप, मरी हुई सेल को बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, तो ये दूसरी सेलों को मारना स्टार्ट करेंगे और फास्ट एजिंग को एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देंगे। सो अल्टीमेटली होगा क्या कि हमारी जो सेलुलर हेल्थ है, टिश्यू है, वो एक तरीके से डिसफंक्शन करना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे सपोज करो यहाँ पे आपके बॉडी में 10% या 20% मरी हुई सेलें हैं, तो कहाँ दिखेंगी? स्किन पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, रिंकल के रूप में वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, हेयर पे, ग्रे हेयर पे, थिनिंग पे, या आपका स्कैल्प पे, आप अलग से स्कैल्प दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली होगा क्या, आप जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाओगे। सो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या रहती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स आएंगे, देखिए यदि आप भी रिलेट कीजिए, यदि आप 40 साल के आसपास के हैं तो सबसे पहले रिंकल एज स्पॉट दिखने स्टार्ट होंगे। यदि आप में सेलुलर सेनेसेंस ज्यादा है, नोट कीजिए इसको, फेस को आप अपने आप को फोन में भी देख रहे होंगे, एक फेस में देखिए कि आपके रिंकल आ रहे हैं, क्या आपको एज स्पॉट दिख रहे हैं, डायरेक्ट कुछ डायरेक्ट डायरेक्ट स्पॉट दिख रहे हैं, मसल आपकी वो स्ट्रोंग नहीं रही, वीकनेस होनी स्टार्ट हो गई है, ज्वाइंट स्टिफ हो गई हैं, कि लगता है यार बीमारी कुछ नहीं है पर इतने टाइट रहते हैं कि झुकना उठना बैठने में तकलीफ है, आपको टायर्डनेस रहती है, लैक ऑफ एनर्जी रहते हो। तो क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म इसका बंद हो चुका है, इसके माइटोकॉन्ड्रिया मर चुके हैं, पावर हाउस बंद है इन सेलों का। अब पावर हाउस बंद है तो एनर्जी डेफिसिट होगा, एनर्जी डेफिसिट होगा तो आपको वेट तो आप में उतना ही है पर आपकी एनर्जी कम हो जाती है। 40 साल में ऐसा ही होता है, देखिए 20 साल की उम्र में बंदा जनरल डाइट लेके भी मसल बना लेता है, 40 साल की उम्र में प्रोटीन डाइट लेके भी मसल नहीं बना पाता, जस्ट बिकॉज उसकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल की वो डिक्लाइन हो जाती है और प्रोटीन का नया प्रोटीन बनना सेल में बंद हो जाता है। सो अब होगा क्या, ये तो एक जनरल फिजिकल सिम्टम्स थे। मेटाबॉलिक सिम्टम्स क्या होंगे, आपको एकदम से 35 के बाद यदि आपका फैट बढ़ना स्टार्ट हो गया है, आप में वेट गेन स्टार्ट हो गया है 35 साल की एज में, तो इसका सीधा ये होगा, विसरल फैट को भी बढ़ा देगा जब आपकी सेलुलर सेनेसेंस बढ़ेगी। तो विसरल फैट क्या है, आपके अंदर के ऑर्गन, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, इन पे फैट जमा होना स्टार्ट हो जाएगी। कई बार क्या होता है, बंदा दुबला पतला दिखता है फिर भी उसके अंदर की ऑर्गन पे फैट जमी हुई है, उसको ये दिक्कत आ रही है। इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यदि आपको टाइप 2 डायबिटीज 35 साल की एज में स्टार्ट हुई है तो मान के चलिए आपकी बॉडी में डेड सेल का एक्युमुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द एक्टिव सेल्स, क्योंकि ये इनएक्टिव हैं, इंसुलिन को सेंस नहीं करेंगी, तो रेजिस्टेंट पैदा होना स्टार्ट होगा। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है आपके होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्रोनिक डिजीज जैसे आपका डायबिटिक है, या आपकी कैंसर जैसी प्रॉब्लम है, या एक तरीके से क्लोटिंग है, ब्लड क्लोटिंग के फैक्टर्स हैं, या अथीरोस्क्लेरोसिस है, अंदर आपकी खून की नलियों में क्लोट बनना, ये सारी चीजें, और मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी, बार बार मूड चेंज होना स्टार्ट होंगे। सो अल्टीमेटली क्या है कि टिश्यू का डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सेलुलर सेनेसेंस के एक तरीके से सिम्टम्स होते हैं जो फिजिकल मेंटल लेवल पे आपको अलग अलग तरीके से नजर आते हैं। तो ये रीजन है फास्ट एजिंग का, सेलुलर सेनेसेंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, एक टर्म होती है, उसका नाम है ओटोफेजी। ओटो मतलब खुद, फेजी मतलब खाना, खुद को खाना। ऑटोफेजी होती है जब आपकी मरी हुई सेल को बॉडी खुद यूटिलाइज करना स्टार्ट करे। यदि आपकी बॉडी अंदर से साफ सफाई का काम बंद कर चुकी है तो अल्टीमेटली मरी हुई सेल और ज्यादा इकट्ठी होती जाएंगी और आपको और ज्यादा फास्ट एजिंग और बहुत सारी बीमारियां घेरना स्टार्ट हो जाती है 35 साल के आसपास। सो अल्टीमेटली लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा, मरी हुई सेलों को बाहर निकालना पड़ेगा, बॉडी को यूटिलाइज करवाना पड़ेगा। इसमें दो बड़ी चीजें रोल प्ले करेंगी। एक रोल प्ले करता है रात का खाना, यदि आप 6 या 7 बजे खा लेते हैं और सुबह आप 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, 12 से 14 घंटे यदि आप फास्टिंग रखते हैं रात का और सुबह के गैप पूरा कर देते हैं, तो आपकी बॉडी डेली जो मरी हुई सेल है उनको यूटिलाइज कर लेते हैं और आप फास्ट एजिंग से और बीमारियों से बच सकते हैं। दैट इज द साइंटिफिक प्रूवन थिंग।
और हमारे पहले के जो लोग थे, पहले की जो जनरेशन थी, वो कम पढ़ी लिखी थी पर हेल्दी थी। आज की जनरेशन ज्यादा पढ़ी लिखी है, ज्यादा बीमार है। अल्टीमेटली क्या किया उन्होंने, खाने को किसी टाइम पे भी, देखिए खाना ना एक अकेला एनर्जी का साधन नहीं है, और जब से इस दुनिया ने कैलोरी के बेस पे खाना स्टार्ट किया उसी टाइम से इसका, नहीं तो लोग कैलोरी के हिसाब से नहीं खाते थे, मौसम के हिसाब से हाथ जोड़ के। आप पहले की पद्धति देखिए, खाने को पूजनीय माना जाता था, भगवान का रूप था खाना। अभी किसका रूप है, इस भगवान के रूप को किसी ने फ्राई कर दिया है, किसी ने इसको प्रेशर कुकर में सीटी के साथ उड़ा दिया है, किसी ने इसको लाइक जला दिया है, किसी ने इसको किसी तरीके से मॉडिफाई कर दिया है। और एक टाइम होता था खाने का, वो चेंज होते ही ये डेड सेल का एक्युमुलेशन बॉडी में बढ़ना स्टार्ट हो गया। यदि आप हफ्ते में एक फास्ट रख लेते हो, जैसे सिंगल फास्ट इन ए वीक, पूरे दिन का, वो वाला फास्ट नहीं कि फास्ट वाली थाली जाके खाएंगे जैसे नवरात्रों के टाइम पे होते हैं ना, कि रेस्टोरेंट में लगा होता है नवरात्रों की स्पेशल थाली, वो थाली नहीं लेडीज एंड जेंटलमैन। आपको 24 घंटे का कंप्लीट फास्ट करना पड़ेगा यदि आप डेड सेल को निकालना चाहते हैं अपनी बॉडी से। इसके अलावा कुछ ऐसे हर्ब्स हैं, कुछ ऐसे मोलिक्यूल हैं जो आपकी बॉडी से इनको सेनेसेंस सेल को, जो डेड होने वाली सेल है, उनको निकालते हैं। जैसे करक्यूमिन है, हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, स्ट्रॉबेरी में फिसिटिन पाया जाता है, अश्वगंधा है, इसमें लाइक ग्रेप्स हैं जिसमें ट्रांस रेसिड्यूटोल पाया जाता है। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो बेरीज में आते हैं, टमाटो भी इसमें से एक है, चिलीज भी हैं। तो ये जो ब्लैक पेपर है, ये इस तरीके की चीजें हैं जो यदि आप अपने डाइट में इसको इंक्लूड करेंगे तो आपकी सेलुलर सेनेसेंस कम होगी और एक्टिव सेल ज्यादा रहेंगी, हेल्दी सेल आपकी बॉडी में ज्यादा रहेगी, और बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। सो ये था सेलुलर सेनेसेंस। ऐसी स्टेट आपकी सेल की जब वो नई सेल बनाना बंद कर दे, तो बॉडी के पास, यदि आप अपनी डाइट से, अपने लाइफस्टाइल से और कुछ ऐसी चीजें आप इंक्लूड कर लें अपनी लाइफ में, कि उनका जो बैलेंस है बॉडी में वो बना रहे और वो यूटिलाइज होती रहे बॉडी में। इसलिए फास्टिंग जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, टाइम के अनुसार खाना जरूरी है, मौसम के अनुसार खाना जरूरी है, और प्लांट और फ्रूट्स बेस्ड और जो वेजिटेबल बेस्ड डाइट है वो ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करेंगे तो आप फास्ट एजिंग से और ऐसी इस पर्टिकुलर चीज से बच पाएंगे। सो अगली चीज आती है टीलोमर्स। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक फोटो दिख रहा है जो आपका जाना पहचाना है, वो है क्रोमोसोम का। आपने 10th तक बहुत इसमें जानकारी हासिल की होगी, बड़ा इंटरेस्ट भी रखा होगा कि एक्स एक्स मिलेंगे तो ये पैदा होगा, एक्स वाई मिलेंगे तो ये पैदा होगा। तो इसका मतलब ये था कि इस पे ही लिखा हुआ है लड़का होगा या लड़की पैदा होगी। पर धीरे धीरे लोगों ने इसको अपने डायग्नोस में लिया है, और फिर क्या बोलते हैं, मेल और फीमेल का जो जेंडर रेशो था वो अनबैलेंस कर दिया। साइंस का कुछ गलत इस्तेमाल भी किया गया, बट इस साइंस को हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे कि जो क्रोमोसोम होता है उसके पास, उसी में डीएनए पैक होता है, क्रोमोसोम में ही डीएनए पैक है। और इसके जो दो एंड दिख रहे हैं, जो दो एंड दिख रहे हैं ऐसे करके, जो दो एंड दिख रहे हैं, इसकी जो टिप होती है, इसको कैप बोलते हैं। इसको इस किप ये कैप क्या करती है, डीएनए को बाहर निकलने से बचाती है, डीएनए के डैमेज को बचाती है, डीएनए को आपस में टकराने से बचाती है। तीसरी चीज ये होती है, आपने गुलाब का फूल तो देखा होगा, गुलाब का पौधा भी देखा होगा, कि एक कलम को कट करके आप अलग से उगा दें, अलग से मिट्टी में डाल देंगे और थोड़ा पानी वानी देंगे तो पूरा गुलाब का पौधा उग जाता है। ऐसे ही हमारे क्रोमोसोम्स का जो टिप है, उस कैप को बोलते हैं टीलोमर। ये आपकी एक सेल से दूसरी सेल बनती है, तो हर डिवीजन में इसकी लेंथ छोटी होती चली जाती है, और जब इसकी लेंथ छोटी होगी तो इसकी एक सेल से दूसरी सेल बनाने की पावर कम हो जाएगी। तो ये 30-35 साल तक धीरे धीरे हमारा टीलोमर है वो शॉर्ट हो जाता है, छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा तो एक सेल से दूसरी नई सेल, अब नई सेल नहीं बनेगी, रिपेयरमेंट नहीं होगी बॉडी की, तो बुढ़ापे की तरफ जाएंगे। तो टीलोमर्स जो हैं वो हमारे क्रोमोसोम्स की कैप हैं, डीएनए को डैमेज से बचाती हैं, और एक सेल से नई सेल बनाने के लिए आपके क्रोमोसोम्स को मल्टीप्लाई होना पड़ता है, डुप्लीकेट बनाना पड़ता है अपना।
जैसे हम अपने बिजनेस को बोलते हैं डुप्लीकेसी का बिजनेस है, ऐसे ही क्रोमोसोम्स को भी डुप्लीकेशन चाहिए। आपकी जो 23 आपके पेयर हैं, 40 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर में होते हैं एक्स वाई, तो 23 पेयर को 46 बनाने पड़ते हैं। 46 पेयर बनाएंगे तो एक के पास 23 सेट बच जाएंगे, दूसरी नई के पास भी एक नया सेट चला जाएगा। तो इसकी जो बडिंग है कहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे गुलाब की टहनी काटते, तो ऐसे बडिंग इसकी भी स्टार्ट होगी कैप वाले पोर्शन से। इस कैप वाले पोर्शन को ही हम टीलोमर्स बोलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितना भी आप चीनी खाते हैं, या यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखना, शुगर जितनी खाएंगे, व्हाइट शुगर जितनी खाएंगे, आ, आपका रिफाइंड ऑयल जितना खाएंगे, और लाइक कम नींद लेंगे, तीन चीजें हमेशा ध्यान रखना, कम नींद, रिफाइंड ऑयल और व्हाइट शुगर, इसकी लेंथ को कम करते हैं, बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देती हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगी तो इसकी लेंथ छोटी होना स्टार्ट हो जाएगी और एक सेल से दूसरी सेल बनना बंद हो जाएंगी, और अल्टीमेटली सेल कहाँ चली जाएगी, सेलुलर सेनेसेंस में, ऐसी पोजीशन में चली जाएगी कि वो अनफर्टाइल होगी, फर्टिलिटी लो होगी उसकी, वो खत्म हो गई और धीरे धीरे वो डेड में कन्वर्ट हो जाएगी। सो टीलोमर की लेंथ मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्लिनिकल रिसर्च में पाया गया है कोई भी ऐसा अडेप्टोजन, यहाँ अडेप्टोजन का मतलब है आपकी बॉडी को स्ट्रेस की कंडीशन में, देखिए स्ट्रेस भी यहाँ पे मेंटल, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, तीन टाइप की स्ट्रेस होती हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तीनों की ही। यदि आप मेंटली, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल तीनों टाइप की स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं तो आपका टीलोमर की लेंथ सही रहेगी और वो आपकी नई सेल बनाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आज तक सबसे ज्यादा वेल रिसर्च्ड एक मॉलिक्यूल, एक हब पे काम किया गया जो पावरफुल अडोप्टोजेनिक है, जिसको हम बोलते हैं अश्वगंधा। और आपको पता भी होगा, वाइटलिटी और यंग रहने के लिए सदियों से लोग इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में, वाइटलिटी बूस्टर के रूप में, इवन सेक्सुअल टॉनिक के रूप में अश्वगंधा को यूज करते आए हैं। और एक ऐसी हब है जिसको मेल और फीमेल दोनों ही यूज कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली टीलोमर की लेंथ को प्रोटेक्ट करने का काम अश्वगंधा में पाया जाने वाला विदनलोइड्स कंपोनेंट करता है। जितना विदनलोइड्स ज्यादा कंटेंट होगा उतना ही टीलोमर की लेंथ बची रहेगी, उतनी ही नई सेल बनने की आशंका ज्यादा रहेगी, और आपका सेलुलर सेनेसेंस से वो बचा पाएगी। सो टीलोमर को बचाना तो अश्वगंधा एक बहुत अच्छा हब हो सकता है। दूसरा हब इसमें करक्यूमिन है, यानी कि हल्दी है। और तीसरा इसमें ग्रेप सीड, यानी कि ग्रेप्स हैं हमारे, जिसमें ट्रांस रेसिड्यूटोल पाया जाता है। सो विदनेलोइड, करक्यूमिन एंड ट्रांस रेसिड्यूटोल, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तीन ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो हमारे टीलोमर्स की लेंथ को मेंटेन रखते हैं। एक और ऐसी चीज है ओमेगा, यदि आप डेली ओमेगा ज्यादा खाएंगे अपनी डाइट में या सप्लीमेंट के थ्रू, तो आपकी टीलोमर की लेंथ भी मेंटेन रहेगी, आपका टीलोमर की हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। लेंथ और हेल्थ दोनों ही मेंटेन रहेगी। ओमेगा का कॉम्बिनेशन ले लें एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, कर्क्यूमिन, विदनलोइड्स और ट्रांस रेस्वेरेट्रोल, ये हमारे टीलोमर की हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। और जैसे देखिए, ये एक तरीके से खजाना है, टीलोमर एक खजाना है। यदि आपके पास जेब में पैसे कम हो जाए तो आप देख देख के यूटिलाइज करेंगे, अब ज्यादा पैसे हैं तो आप कहीं पे भी इसको यूटिलाइज कर लेंगे, कहीं पे भी आप इसको इन्वेस्ट कर देंगे। अब सेल के पास टीलोमर एक तरीके से तिजोरी थी, यदि ये खाली हो जाएगी तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी, नई सेल नहीं बना पाएगी अल्टीमेटली, और आप फास्ट एजिंग की तरफ जाएंगे। सो यहाँ पे क्या है टीलोमर, दे आर द प्रोटेक्टिव कैप्स एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम दैट शॉर्टन विद ईच सेल डिवीजन, हर सेल डिवीजन के साथ छोटा हो जाता है। एंड व्हेन दे बिकम टू शॉर्ट, जब ये बहुत छोटे हो जाते हैं, देन सेल कैन नो लोंगर डिवाइड। सो उसके बाद सेल डिवाइड होना, एक सेल से दूसरी सेल में डिवाइड होना बंद कर देती है, नई सेल बनाना बंद कर देती है, और सेनेसेंट और सेल डाई होना स्टार्ट हो जाती है। सो अल्टीमेटली टीलोमर, हमारी टीलोमर की जो लेंथ है वो हमारी एजिंग को कंट्रोल करती है। और ये कहाँ होती है टीलोमर, हमारे क्रोमोसोम्स की कैप को बोलते हैं। और ये कैप ढीली हो जाए, छोटी हो जाए, तो अंदर से आपका डीएनए में डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, जीन का बिहेवियर खराब हो जाएगा,
एपिजेनेटिक्स इनबैलेंस हो जाएगा, इन्फ्लामेशन बॉडी में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, कैंसर जैसी बीमारी घेर लेंगी आपको, इन्फ्लामेटरी बीमारी घेर लेंगी, आपकी हार्ट की बीमारियां बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी, कॉग्निटिव डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, मेमोरी आपकी स्लो थिंकिंग जो है वो प्रोसेसिंग वो स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। सो अल्टीमेटली तीसरी चीज है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामिंग जो बॉडी है वो आज के टाइम पे देखिए, आप एक इस वर्ड को लिख लीजिए और इसको नोट करके रखिए, ये बहुत बड़ा वर्ड है। जनरली हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं, इन्फ्लामिंग जो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन जो पैदा हो रहा है, इसको इस वर्ड के सामने लिखिए, मदर ऑफ मॉडर्न डिजीज, आधुनिक बीमारियों की माँ है ये। अब इसकी वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं आप देखिए, हार्ट की बीमारी, मेमोरी की बीमारी, डिप्रेशन, ऑस्टियो हड्डियां खाली हो जाना, सार्कोपीनिया आपकी मसल का सिकुड़ जाना, फ्रेट फ्रे फ्रे फ्रेल्टी, डायबिटीज, ये सारी क्या हैं, ये आपकी बीमारियां हैं इन्फ्लामेशन की वजह से। सो इन्फ्लामेशन कहाँ से आ रहा है? इन्फ्लामेशन फूड से आ रहा है, जो आप गलत चीजें खा रहे हैं, गलत टाइम पे खा रहे हैं, आपके पेस्टिसाइड के लोड से आ रहा है, एनवायरमेंट टॉक्सिन से आ रहा है, मिलावट से आ रहा है, कम नींद लेने की वजह से आ रहा है, ज्यादा शुगर खाने की वजह से आ रहा है, और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारी बॉडी इन्फ्लामेशन की तरफ जा रही है। सो पहले हमने डिस्कस किया सेलुलर सेनेसेंस, फिर हमने टीलोमर, फिर इन्फ्लामेशन। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो फास्ट एजिंग हमारी एक्सेलरेट इन्हीं के कारण होती है। सो ए क्रोनिक एंड लो ग्रेड इन्फ्लामेशन दैट इंक्रीज विद द एज एंड प्ले ए की रोल इन डेवलपमेंट ऑफ मैनी एज रिलेटेड डिजीज लाइक अल्जाइमर, हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज। आज के टाइम पे डायबिटीज का कितना प्रकोप है? इन्फ्लामेशन की वजह से बॉडी इन्फ्लामेटरी है। जिसको बोलते हैं आजकल अल्कलाइन बॉडी और एसिडिक बॉडी। अल्कलाइन वेल्कलाइन पानी वानी से अकेला नहीं होने वाला है, आपको अपने एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाने पड़ेंगे, डाइट में अच्छी नींद लेनी पड़ेगी, और आपकी जो खाने की टाइमिंग है और टाइप ऑफ जो फूड आप खा रहे हैं उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, तब जाके इन्फ्लामेशन आपकी कंट्रोल होगी। चौथी चीज है, यानी कि ये चार चीजों के बारे में हमने डिस्कस करना था, चौथी चीज के बारे में, फोर्थ वन इज द माइट्रोकॉन्ड्रियल हेल्थ। अब माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है? अभी जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं तो घर में इलेक्ट्रिसिटी है, वाईफाई के कनेक्शन से हम एक दूसरे से इंटरेक्ट हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी हर सेल में, इसलिए तो आपकी बॉडी काम कर पाई, आप जिंदा हैं, आप गर्म हैं, आप आपका हार्ट चल रहा है, आपका ब्रेन चल रहा है, आपकी आंखें खुली हैं। सो ये सारी सारी की सारी कहाँ से होती है? हर सेल में माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, एक नहीं होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी जर्नल जो सेल हैं इसमें लगभग 300 से लेके 700 तक माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं। और हमारी कुछ ऐसे ऑर्गन हैं, ऐसे बॉडी के हिस्से हैं जिनकी सेल में माइट्रोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, जैसे कि ब्रेन की सेल, न्यूरो सेल में, और हार्ट की सेल में। जब आप सोते हो तब भी आपका ब्रेन चल रहा है और आपका हार्ट चल रहा है, तो इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए चलाने के लिए, लगातार चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो साइंस ने इसमें खोज की तो पाया कि इसमें जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है ब्रेन की सेल में और हार्ट की सेल में बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, लगभग लगभग 10 गुना होते हैं जर्नल सेल से। इसका सीधा मतलब है कि ये ज्यादा एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले एजिंग का फर्क कहाँ दिखेगा? दिमाग पे और हार्ट पे। जल्दी सांस फूलेंगी, स्टेमिना कम हो जाएगा, नींद डिक्लाइन करेगी, नींद वो जो पहले होती थी ना बचपन में, किसी टाइम भी लेटे नींद आ जाए, आदमी 40 के बाद नींद की जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। ब्रेन की फंक्शनिंग में डिक्लाइनमेंट आएगा, कग्निटिव में डिक्लाइन आएगा, मेमोरी थोड़ा सा गड़बड़ाएगी, और हार्ट पे भी प्रेशर आप ज़्यादा नहीं ले पाते 40 के बाद। इट इज़ ऑल बिकॉज आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया का फंक्शनिंग कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है विद द एज, जो कि एनर्जी सप्लाई करता है। सो इट रेफर हाउ वेल योर सेल एनर्जी, आपकी सेल एनर्जी जितनी भी ज्यादा है, माइट्रोकॉन्ड्रिया फंक्शन उसी पे ही डिपेंड, वो किस पे डिपेंड करी? माइट्रोकॉन्ड्रिया फंक्शन पे। सो जब हम एज होते हैं, एजिंग होती है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया की एफिशिएंसी डिक्लाइन चली जाती है, यहाँ एनर्जी बनना कम हो जाती है। सो जब कम एनर्जी होगी तो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और बॉडी नई सेल नहीं बना पाएगी, तो फास्ट एजिंग एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाती है। सो ऐसे में लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको इन चारों चीजों के पीछे, चाहे आपका सेलुलर सेनेसेंस था, चाहे आपका
इन्फ्लामेशन था, चाहे आपका टीलोमर का लेंथ वो शॉर्टनिंग था, छोटा होना था, या आपका माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग जो है, पावर हाउस की फंक्शनिंग वीक होना, इनके पीछे या तो कुछ शरीर में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, या आप जो आहार ले रहे हैं, जो डाइट ले रहे हैं, उसमें प्रॉपर आप कैलोरी कॉन्शियस हो गया वर्ल्ड। एक ध्यान रखिए, कैलोरी कॉन्शियस नहीं होना है, न्यूट्रिशन कॉन्शियस होना पड़ेगा। कैलोरी वैलोरी से अकेला कॉन्शियस होने से काम नहीं चलेगा। द वर्ल्ड इज फोकस ऑन कैलोरीज, नॉट न्यूट्रिशन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज a warning for you. You have to just focus on first on the nutrition, then calorie. फर्स्ट आपको न्यूट्रिशन देन कैलोरी। पहले लोग क्या करते थे, पहले न्यूट्रिशन फिर कैलोरी, और ये नेचर के पास सॉल्यूशन। जितना नेचुरल खाएंगे उसमें कैलोरी बैलेंस है और न्यूट्रिशन बैलेंस है, जितना प्रोसेस खाएंगे उसमें कैलोरी ज्यादा है, न्यूट्रिशन कम है। तो अनबैलेंस है, अनबैलेंस है तो आपकी लाइफ को अनबैलेंस कर देगा, आपकी बॉडी को अनबैलेंस कर देगा, और आप में कुछ बीमारियां प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा, और आपकी बॉडी फास्ट एजिंग की तरफ जाएगी। सो अनबैलेंस रूटीन है, अलग टाइम पे गलत टाइम पे उल्टा सीधा यदि आप खाएंगे तो आपकी एजिंग फास्ट होना स्टार्ट होगी। इसको भी सुधारे। रात का खाना हमेशा प्रण लीजिए। लंबा जीना है और बीमारियों से फ्री जीना है तो 7 बजे के बाद खाना बंद। तो 7 बजे के बाद एक ही खाना है, विटामिन एन। विटामिन एन, एन स्टैंड फॉर नो। मतलब बेस्ट डाइट क्या है 7 बजे के बाद? नो। नो बोलना सीखो, और आपकी एज और आपकी बीमारियां दोनों मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएंगी, मैनेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। टॉक्सिन का लोड है, पेस्टिसाइड है, या लाइक ऐसे फ्री फैटी एसिड हैं, या डाइट से जो प्रोसेसिंग से डैमेज होके चीज़ें आई हैं वो हैं, हैवी मेटल्स हैं, पोल्यूशन है, प्लास्टिक है, एंटीबायोटिक्स हैं। ये हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं एक तरीके से स्टीरोड्स जैसी चीजें हैं, ये हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स, जहर का काम कर रही हैं। और विद द एज आपका एनएडी जो प्लस है, जो एक ऐसा मोलिकुल जो एनर्जी बनाता है, उसका डिक्लाइन होना, इसके कारण आपके कुछ जीन जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। उनमें से एक ऐसा जीन है जिनको सेल का गार्जियंस बोलते हैं। जैसे आप वॉचमैन रखते हो एक अपनी कॉलोनी में, अपनी कम्युनिटी में, ऐसे ही हर सेल का एक वॉचमैन है, एक गार्जियन है, उसके एक पेरेंट हैं, हर सेल के पेरेंट हैं। जैसे हमारे माता पिता हैं, ऐसे ही सेल के पेरेंट्स हैं, वो सर्ट्यून्स बोला जाता है। अब सर्ट्यून्स जो हैं, सेल यदि सर्ट्यून्स इनएक्टिव हो जाएंगे तो गार्जियंस नहीं रहेंगे, तो सेल पे कोई भी अटैक कर देगा। एक छोटे बच्चे जैसी है सेल, तो हमेशा प्रोटेक्ट करके चलते हैं सर्ट्यून सेल्स को, तो उनका डीएक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है। दीज आर द रीजन जो इन चारों चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं और हमें फास्ट एजिंग की तरफ लेके जाते हैं। सो देखिए, 3 लहर आती हैं एजिंग की, 3 लहर आएंगी। पहली लहर जैसे कोरोना की आई थी ना, थर्ड वेव, ऐसे ही हमारी एजिंग की भी 3 वेव हैं। पहली वेव जो है वो है 34 साल की एज में, बायोलॉजिकल पहला ऐसा बॉडी में चेंज आना स्टार्ट होता है जो फर्स्ट साइन एजिंग के लेके आता है। देखिए, आप 30 साल तक बड़े मुस्कुरा रहे थे, आप देखिए यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस भी देखिए। आप लोग जो 40 वाले हैं वो जरूर इसमें कोरिलेट करेंगे मेरे साथ, अंदर से मुस्कुराएंगे भी, हम हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। 30 तक जाते जाते बंदा अपनी उम्र बताता है 26 27, बस 34 के बाद वो सीधा बताना स्टार्ट कर देता है 2 साल ऊपर की। इसलिए बताना स्टार्ट कर देता है कि भाई मैं भी एक्सपीरियंस हूं, मैं भी। 30 साल तक एक्सेप्ट नहीं करता, 32 साल तक एक्सेप्ट नहीं करता। वो जवानी में उसके हॉर्मोन्स, उसकी वाइटलिटी, एजिलिटी, कग्निटिव सब कुछ उफान पे होता है। 34 साल की उसमें उफान में एक विपरीत परिस्थिति पैदा होती है, एक वेव आती है। ये पहला, इसमें हॉर्मोन्स नीचे नीचे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं, वाइटलिटी लूज होना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे सिम्टम्स आते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, लो लिबिडो, मूड स्विंग जल्दी होना स्टार्ट हो जाते, इरिटेट होना स्टार्ट हो जाता बंदा, इन्फ्लामेशन इंक्रीज हो जाता, बॉडी में वो एनर्जी नहीं रहती है। ये पहली वेव होती है। किसी की 34 में है, किसी की आज के टाइम पे 30 में भी आ रही है, किसी की 36 38 साल की में आ रही है। तो पहली वेव का ऑन एवरेज 34 साल माना गया है बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली। तो दूसरी वेव आती है फिर एकदम से, आप देखिए, वो आती है 60 साल की एज में। 34 से 60 साल की एज में बंदा
वैसा ही चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डिक्लाइन होता है। पर 60 साल की एज में क्या होगा, मसल श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगी, एकदम से मसल बिल्कुल सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, फैट फैट रहना स्टार्ट हो जाएगा, मसल वीक हो जाएंगी, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। अक्सर लोग यहाँ पे सिंपल दलिया खिचड़ी की डिमांड करते हैं, छाछ लच्छी की दही की डिमांड करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड अवॉइड करते हैं, फास्ट फूड तो खाया ही नहीं जाता, पचा ही नहीं पाते। तो ऐसे में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और मेमोरी यहाँ से फेड होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो होते हैं ना जर्नल, उसमें रफ लैंग्वेज में बोला जाए कि दिमाग सटिया गया बुढ़ापे में, वो दिमाग नहीं सटिया आया था, वो सेल डेड हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी प्रोसेसिंग स्लो थी। ये 60 साल की एज में एक वेव आती है। तीसरी वेव जो आती है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, 78 की एज में आती है। बहुत सारे तो अनलक्की लोग हैं जो यहाँ तक पहुंचे नहीं पाते। यहाँ बहुत ज्यादा मतलब डैमेज बॉडी में पीक पे होना स्टार्ट हो जाता है, इम्यूनिटी नीचे आनी स्टार्ट हो जाती है, और बहुत सारी डिजीज अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी की किडनी में, किसी की लीवर में, किसी की ब्रेन में, किसी की प्रोस्टेट में। तो ये लेडीज एंड जेंटलमैन 3 वेव हैं हमारी एजिंग की। अब आप देखिए, यहाँ आप प्लान कर सकते हैं 34 साल की एज में हॉर्मोन्स, इन्फ्लामेशन और अर्ली साइन एजिंग के हैं, तो ये बेस्ट एज है यहाँ से एंटी एजिंग स्टार्ट करने की। यदि आप 60 के आपके पेरेंट्स हैं, तो आपको उनको 78 तक उनका ये जो मसल श्रिंकेज है इसको बचा पाएं, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर पाएं, इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाएं, मेमोरी को सही रख पाएं, तो वो हेल्दी लंबा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो और 70 78 साल की में भी रिसेंटली आप देखेंगे यंग फ्यूल किसी ने 80 साल की एज में दिया, तो एकदम से उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया, उनकी एनर्जी में डिफरेंस दिखा, उनकी नींद में डिफरेंस दिखा, उनकी रिकवरी में डिफरेंस दिखा, जस्ट बिकॉज वो थर्ड वेव तक चले गए हैं। एकदम से इम्यूनिटी एनर्जी इंक्रीज होती है, तो उनमें पॉजिटिव चेंज आता है। 60 वाले को देंगे तो थोड़ा सा ताकत समझेंगे, मस्कुलाइन चीजों को दोबारा से रिवाइव करने की पोजीशन में लेके जाएंगे, मेटाबॉलिज्म और मेमोरी में थोड़ा सा सुधार आएगा। तो बेस्ट क्या है, मेमोरी के टाइम पे हमेशा कॉम्बिनेशन 60 की एज में ब्रेन का और क्रिल का और यंग का बेस्ट बनता है। आप 70 की एज में आप देखेंगे यहाँ पे आपको एंटी इन्फ्लामेटरी जैसे A9 ओंको है, आपका SBTC जूस भी है, लीवर वाला भी है, वो ऐड ऑन कर सकते हैं ऐसे केस में, जो जिसमें इम्यूनिटी भी, लीवर की फंक्शनिंग भी, और लाइक एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ों को हम ज़्यादा यहाँ वैल्यूडेशन में लेके जा सकते हैं। सो इसमें क्या होगा, आपकी जो नई सेल बनना बंद हो जाएंगी, माइटोकॉन्ड्रिया वीक हो जाएगा जिसने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, इन्फ्लामेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो बॉडी में डैमेज स्टार्ट हो जाएगा, हार्मोन नेचुरली ड्रॉप होने स्टार्ट हो जाते हैं, प्रोटीन बनना बंद हो जाता है, तो रिपेयरमेंट कम होगी बॉडी की, सेलुलर सेनेसेंस, ओल्ड सेल बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और वो उनसे टॉक्सिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं जो दूसरी सेल को भी खराब कर सकते हैं। DNA रिपेयरमेंट जो थी वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। सो अल्टीमेटली हमें कुछ मैनेजमेंट के लिए ऐसी चीज़ें चाहिए जो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का केयर कर पाएं, जो हमें डाइट के थ्रू, और ऑप्टिमम लाइफस्टाइल जो डेली बेसिस पे रूटीन है उसको हम चेंज कर पाएं, और टारगेट करें इन्फ्लामेशन को और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को। यदि आप इन्फ्लामेशन को और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को टारगेट कर लेंगे तो आप फास्ट एजिंग को स्लो कर पाएंगे और लंबे टाइम तक हेल्दी रह पाएंगे। और टारगेट करना चाहिए NAD बूस्टर्स को। NAD बूस्टर्स आपकी बायोलॉजिकल एजिंग को, यानी कि आपके गार्जियंस को पावर देते हैं। गार्जियंस कौन है सेल के? सर्ट्यून जीन्स। गार्जियंस को एक तरीके से वो पेंशन देने का काम कर रहे हैं, इनकम देने का काम कर रहे हैं NAD बूस्टर। तो गार्जियंस के पास अच्छी खासी इनकम होगी तो वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, अपने अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे। इसे जर्नल हाइपोथेटिकली मैं आपको बता रहा हूँ। सो केमिकली एक अलग टाइप की रिएक्शन है बॉडी में, पर NAD जितना ज़्यादा होगा हमारे सर्ट्यून्स उतने ज़्यादा काम करेंगे। सो इस चीज़ को हमने एक ऐसे फॉर्मुलेशन के रूप में डेवलप किया है जो ये आपकी सारी चीज़ों का सॉल्यूशन कर सकती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, सेनेसन सेल जो डेड सेल बढ़ने का खतरा है उसको बॉडी में डिक्लाइन कर सकती हैं, उसको बॉडी से बाहर निकाल सकती हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है बॉडी में, जो आपके टीलोमर को खत्म कर सकता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शनिंग को खत्म कर सकता है, वो एंटीऑक्सीडेंट आपको इस फॉर्मूला में देखने को मिलेंगे। और जो हमारे गार्जियंस को पसंद है, सेल के गार्जियन सर्ट्यून्स को, NAD, वो भी बढ़ाने का इसमें है। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे NAD बूस्टर,
टारगेट एजिंग ऑन सेलुलर लेवल, और एविडेंस बेस्ड इंग्रेडिएंट और पेटेंटेड के साथ इसमें फॉर्मूलेशन को डेवलप किया गया। सो आप बोल सकते हो इस फॉर्मूला को, इस प्रोडक्ट को यूज करके, एज जस्ट ए नंबर। बिकॉज आप देखेंगे एनएमएन एनएडी ये ऐसे हैं जो एनएडी बूस्टर का काम करते हैं, सर्टिन्स को एक्टिवेट करते हैं। टीएमजी और कैल्शियम एकेजी ये सेलुलर सेनेसेंस से लेके आपके डीएनए रिपेयरमेंट का काम ये करते हैं। ट्रांसरेस्वेरेट्रोल, एल ग्लूटाथाइन कोएंजाइम क्यू10, ग्रीन टी और ये सेलेनियम जैसी चीजें ये क्या करती हैं, एंटीऑक्सीडेंट, स्ट्रेस से बॉडी को बचाती है, ऑक्सीडेटिव, तो टेलोमर को बढ़ा सकती हैं, लेंथ को बढ़ा सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग को बेटर कर सकती हैं, और बॉडी में इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने का काम करती हैं। देखिए एएलए और सीएलए एक ऐसे टाइप के ओमेगा है, ये जो नाम दिख रहे हैं ना, एएलए, सीएलए, ईपीए, डीएचए, ये ऐसे ओमेगा है जिसमें से सीएलए जो है वो कैंसर जैसी सेल को मारने का काम करते हैं, कैंसर को मैनेज करने का काम करते हैं। एएलए जो है वो टीलोमर लेंथ के लिए बहुत अच्छा होता है। एएलए जो होता है टीलोमर लेंथ, सो एएलए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, फ्लैक्सीड में पाया जाता है। ईपीए डीएचए किस में ज्यादा पाया जाता है, वो आपका पाया जाता है फिश ऑयल में, और क्रिल में तो बहुत ज्यादा होता है, जिसको बॉडी ज्यादा यूटिलाइज कर पाती है। तो ये एक तरीके से आपका टेलोमर लेंथ को बेटर करने का काम कर रहा है, और आपकी बॉडी को, आपकी सेल को रिपेयरमेंट करने का काम कर रहा है। तो ये फॉर्मूला सिंगल कोई एक एनएमएन मॉलिक्यूल नहीं है, एनएमएन को तो एक टारगेट सेंट्रिक रख के इसको प्रमोट किया जा रहा है, बट देर इज ए लॉट ऑफ थिंग्स। अब रिसेंटली एक स्टडी में पाया गया है, एक नहीं है, बहुत सारी स्टडी, स्पोर्टिंग स्टडी हैं, यदि कैल्शियम 1 kg कोई 6 महीने से लेके 1 साल यूज कर ले, तो उसकी सेल की जो उम्र है जो बढ़ गई है 8 साल तक वो नीचे चली जाएगी, यानी कि 8 साल उसकी सेल जवान हो जाएगी। तो 8 साल तक की उम्र को अकेला 1 kg घटा देता है। एनएमएन में भी ऐसा पाया गया है कि लॉन्ग टर्म यदि आप यूज कर लें तो आपकी जो बढ़ी हुई एज है वो वापस से रिवर्स कर सकती है। ये यदि आज से, कुछ लोगों के लिए तो हास्यास्पद हो सकता है, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा हो सकता है सर ऐसा नहीं हो सकता। लेडीज एंड जेंटलमैन, एपिजेनेटिक साइंस ने पॉसिबल करके दिखाया है कि यस, हम अपनी बढ़ी हुई एज को वापस कम कर सकते हैं और बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं, और लंबा और हेल्दी हम जी सकते हैं। इसके साथ इसमें कर्क्यूमिन, स्टीरोबिलिन एंड एक फिसिटिन नाम की चीज होती है, स्टीरोबिलिन, कर्क्यूमिन एंड फिसिटिन, ये जो जो डेड सेल थी, जो जोम्बी सेल बन सकती थी, उनको निकालने का काम करती है। जैसे जो फास्टिंग में आपका काम था, मरी हुई सेल को बॉडी यूटिलाइज कर ले, सो ऐसे ऑटोफेजी का ये काम करती हैं। सो इस इफेक्ट को सीनोलाइटिक इफेक्ट बोलते हैं साइन में। सीनोलाइटिक का मतलब है मरी हुई सेल, सेनेसेल सेल को निकालने का, बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन का काम ये करती हैं। और देखिए वाइटिलिटी को, एनर्जी को बूस्टअप के लिए यहाँ पे जिंक्सन, कॉर्डिसेप्स और ग्रीन टीन जैसी चीजें दी गई हैं, जो बायोप्रिन के साथ, बायोप्रिन क्या है, ब्लैक पेपर का एक्सट्रैक्ट है, जो ये सारी चीजें डली हुई हैं, इसको बॉडी अच्छे से यूटिलाइज कर पाए तो बायोप्रिन डाला गया है। तो ये कंप्लीट फॉर्मुलेशन है, फर्स्ट टाइम इन अ वर्ल्ड है। ये आप जिस भी माध्यम से काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू काम कर रहे हैं, या आप अदर एनएमएन के बारे में आपने ओनली सुना होगा, बट इज ए कंप्लीट पैकेज, इज ए मल्टीपल बेनिफिट, मल्टीपल इंग्रेडिएंट के साथ ये यंग फ्यूल के रूप में डाला गया है, जो एविडेंस बेस्ड है, जिसका प्रूवन एक तरीके से साइंटिफिक रिकॉर्ड है इंग्रेडिएंट का कि वो प्रूवन रिजल्ट देता है। और डे बाय डे लोग हमारे साथ शेयर करते हैं कि हमारे ये बेनिफिट मिला, ये बेनिफिट मिला। सो कैसे काम करते हैं, एनएमएन एक तरीके से जनरेटर है, वो एनएडी के रूप में इलेक्ट्रिक पैदा करता है, और आपकी बॉडी में फिर से दोबारा से एनर्जी बनना स्टार्ट हो जाती है, और आपकी बॉडी नई सेल बना पाती है, रिपेयरमेंट कर पाती है, डीएनए को रिपेयर कर पाती है, और हॉर्मोन्स को दोबारा से सिक्रेट कर पाती है, प्रोड्यूस कर पाती है, और बॉडी में वापस से आप एंटी एजिंग इफेक्ट देख पाते हैं। सो 30+, पहली वेव 34, तो 30 साल प्लस वाले लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। 30 के आसपास तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आप इन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे और अपनी एज को डिले कर पाएंगे। 60 की एज में आपको एक दो प्रोडक्ट ऐड ऑन और करना चाहिए। मैं 60 में जरूर ऐड ऑन करना चाहूँगा अस्वा वन एंड क्रिल और ब्रेन। इनमें से अस्वा, ब्रेन, क्रिल और आपका यंग पहले 6 महीने चलाएंगे तो आप देखेंगे 60 वाले बंदे में वापस से 10 साल उनके कम मिलेंगे। ये इतना डेडली कॉम्बिनेशन, इतना प्रूवन कॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ पे 34 साल की एज में जैसे वाइटलिटी
EH और यंग को आप एड ऑन कर सकते हैं कि हार्मोन बूस्टअप रहे, क्योंकि वहां पे हार्मोन का डिप आता है। तो यंग फ्यूल के साथ हार्मोन डिप को आप कंट्रोल कर सकते हैं। वुमेन के लिए जैसे 35 साल में यंग है, WLB है एंड कोलाजन है स्किन बेटर रखने के लिए, तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। सो यहाँ पे अस्वा वन में भी देखेंगे अश्वगंधा केसम के रूप में, जिंक्शन, ट्रांस रेसिडिटोल, ग्रीन टी, फिसिटिन, ये सेनोलाइटिक इफेक्ट भी दे रहा है, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी दे रहा है, और साथ में इफेक्ट दे रहा है ये हार्मोन बूस्टर के रूप में और अडेप्टोजन के रूप में। तो ये भी एक बहुत अच्छा साथ में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। सो क्रिल में ओमेगा है जो टीलोमर लेंथ को बेटर रखता है, कोक्यूटेन है, एस्ट्राजेंथिन है, ग्लूटाथाइन है, ट्रांस रेसिडिटोल है, D3 है, K2 है, एस्ट्राजेंथिन है, विटामिन ई है। ये भी आपकी स्किन की एजिंग को कंट्रोल करने का काम करते हैं। स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालना है, देखना है, तो क्रिल वन को कोलाजन को ऐड ऑन कीजिए यंग फ्यूल के साथ, तो आपको बेटर चीज़ें विजिबल रिस्पॉन्स आपको जल्दी दिखेगा। मेराइन कोलाजन अकेला कोलाजन नहीं है, ये इंजा कोलाजन है, पेप्टाइड फॉर्म में है और बहुत अच्छे मैंगो फ्लेवर में, कोई स्मेल नहीं इसमें। तो विटामिन सी, ई, कॉपर, जिंक और बायोटीन के साथ इसको फॉर्मुलेट किया गया, जो हेयर, नेल और स्किन की बेटर हेल्थ को सपोर्ट करता है। सो ब्रेन वन आप सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि यदि आपके पेरेंट्स या आप खुद 60 साल की एज में, तो आपको 10 दिन में ही आपको डिफरेंस दिखेगा। ब्रेन वन ब्रेन वन के साथ आपका क्रिल और आपका यंग और असवा भी एड ऑन करने, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा हर चीज में आपको उस पर्टिकुलर एज में। तो यहाँ पे जिंको है, इसमें अश्वगंधा है, बरहामी है, गोटुकोला, ट्रिप्टोफैन, कॉपर, ट्रांस रेसिडुएस्टा, फिसिटिन, स्टिरोबिलिन, विटामिन ई, L-थ्रेओनाइन, DHA, एसिटाइल कोलिन, टायरोसिन, B6, B12, फोलिक एसिड, B1, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलती हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रेन वन भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपके बास्केट में, जो यूनिक भी है। और डेली न्यूट्रिशन के लिए एवरीडे वन आप यूज कर सकते हैं, जिसमें बेसिक न्यूट्रिशन में मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स के साथ साथ प्रोबायोटिक भी है, अमीनो एसिड भी डले हुए हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी डले हुए हैं, और कुछ हर्ब्स हैं जो स्टेमिना, वाइटलिटी को आपकी को ऑप्टिमाइज करने का काम करते हैं। तो अकेला ये मल्टीविटामिन नहीं है, इट इज ए एडवांस मल्टीविटामिन विद लोड्स ऑफ फंक्शनल हर्ब्स, लोड्स ऑफ फंक्शनल nutraceutical ingredients like antioxidant, amino acid, probiotic and herbs। सो ये मार्केट से इसको अलग भी बनाता है, और इसमें दो चीजें ऐसी देखेंगे जो पावरफुल एंटी एजिंग का काम कर रही हैं। TMG DNA को रिपेयर करता है, कैल्शियम AKG इन्फ्लामेशन को कम करता है और एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सो ये एंटी एजिंग है आपका, राइट में दिख रहे हैं दो मॉलिक्यूल एंटी एजिंग। दूसरी चीजें भी हैं इसमें, एंटीऑक्सीडेंट भी एंटी एजिंग का काम करते ही हैं, हर्ब्स भी करती हैं, बट ये दो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एडवांस स्टडी में, एडवांस फॉर्मुलेशन में आप इनको देख सकते हैं। सो एवरीडे वन के बाद वुमेन्स के केस में स्वीट 18 18+ महिलाओं के लिए, अमेजिंग 40 40+ महिलाओं के लिए। सो रेगुलर एक्सरसाइज, स्लीप ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्लीन ईटिंग, टाइम पे खाना, कंट्रोल खाना, ये सारी चीज़ें आपको फास्ट एजिंग से बचाएंगी, बीमारियों से बचाएंगी, और आप अपनी लाइफ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इन सारी चीज़ों की हेल्प की वजह से। सो मीटिंग इज नाउ ओपन फॉर द डिस्कशन। एक या दो लोगों से हम बात करेंगे आज। यदि आप अपना कोई ऐसी यंग फ्यूल के बारे में, एंटी एजिंग के बारे में कोई ऐसी चीज़ बताना चाहते हैं, तो अपना हाथ हिला के आप बता सकते हैं। कि मुझे कुछ लोग टेस्टिमनी रिसेंटली भी लोगों ने भेजा था, तो कोई भी ऐसी टेस्टिमनी है आपके पास तो आप शेयर कर सकते हैं। ओनली यंग के बारे में बात करनी है, अभी सवाल नहीं लेंगे आज। आ, कीर्ति किरीत राजीव भाई जी, आई थिंक, किरीत जी आपका स्वागत है। आप क्या बताना चाहेंगे? यस सर, आवाज आ रही है।
जी सर। हेलो। हाँ जी सर। तो हमारी तो सर मुलाकात हुई थी सूरत में आपसे, और इसके बाद में हमने यंग फ्यूअल स्टार्ट किया था। और आज करीबन 10 दिन हुए हैं। और इसी 10 दिन के अंदर अंदर, यानी कि दूसरे ही दिन मुझे यंग फ्यूअल देने से विजन में फर्क आ गया पहला तो। यानी कि सेकंड डे जिस दिन मैंने रात को लिया उसके दूसरे दिन विजन में मुझे काफी प्रॉब्लम आती थी, बार बार आंखें मेरी बंद हो जाती थी और आंखों में से पानी निकलता रहता था। तो ये प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल सॉल्व आउट हो गया। साथ में क्या कि अपन मोबाइल के सामने रहते हैं तो आंखें थक जाती थी, ये भी बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ में मुझे थोड़ी कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम थी, तो उसमें भी थोड़ा सुधार आया। और साथ साथ में दूसरा कि जो थोड़ा पेशाब संबंधित भी बीमारी थी, मैंने आपको भी बताया था, तो उसमें भी लगभग काफी 90% फर्क आ गया उसमें भी। तो यंग फ्यूअल के साथ में मैं अभी एक एवरीडे वन भी लेता हूँ। और इसके साथ में मैं अपना ये जो हीमोफोल्टी है वो भी लेता हूँ। सर हीमोफोल्टी का रिजल्ट इसके साथ में मैं आपको शेयर करूँ सर। मैंने ये प्रैक्टिकली किया था कि एक दिन मैं यहाँ चलने के लिए निकला था, तो 1 किलोमीटर में चला था तो मुझे 4 बार खड़ी रहना पड़ा, इतनी थकान हो गई थी, मतलब इतनी कमजोरी आ गई थी बॉडी में। तो मैंने रात को जैसे घर पे आया तो मैंने हीमोफोल्टी लिया, 2 कैप्सूल मैंने हीमोफोल्टी लिए और 2 मैंने एवरीडे वन लिए। और दूसरे दिन सुबह में मैं जैसे ही मतलब नीचे उतरा तो तुरंत मैं 5 किलोमीटर मतलब कंटिन्यूस चला, लेकिन मुझे कहीं पे भी रेस्ट नहीं करना पड़ा था। ये मुझे पता चल गया कि हीमोपोल्टी का भी पावर क्या है। यानी प्रोडक्ट बहुत ही दमदार है, जबरदस्त है, फैंटास्टिक रिजल्ट है। और मैंने मेरी टीम में एक लेडीज को यंग फ्यूअल दिया था, जिनको सांप ने काटा था, पैर के अंदर पूरा पैर फूल गया था। यानी कि इतनी सूजन आ गई थी कि पैर की पूरी चामड़ी काली पड़ गई थी, नई स्किन नहीं आ रही थी। और यंग फ्यूअल दिया तो 10 दिन के अंदर अंदर नई स्किन आना स्टार्ट हो गई। और आज वो लेडीज जो मुझे नेटवर्क का काम बिल्कुल नहीं करूंगी ऐसा बोलते थे, वो आज खुद नेटवर्क का काम करने भी लग गई। तो ये भी मेरा एक यंग फ्यूअल का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। मैंने काफी लोगों को यंग फ्यूअल दिया दो सर मैंने टीम में, और सभी के रिजल्ट मतलब बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं यंग फ्यूअल के। और साथ में भी हमने कुछ और भी प्रोडक्ट मैंने दिए लोगों को, कैंसर में भी दिया तो वहां से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हमको। मैंने प्रोस्टेट वन दिया था सर एक मेरी टीम के अंदर, सिर्फ एक ही गोली, बंदा आज भी बोल रहा है कि मुझे केवल मात्र एक ही गोली के अंदर रिजल्ट दिखा, खाली ओनली वन नाइट के अंदर। और आज उन्होंने अपनी प्रोस्टेट वन पूरी भी नहीं हुई, आज उनका प्रोस्टेट वो खुद बोल रहा है कि मुझे है ही नहीं, ऐसा लग रहा है आज की तारीख में। तो बहुत ही सर बढ़िया रिजल्ट है। और यंग फुल का भी हमने दोनों ने स्टार्ट किया, हमने, मेरी वाइफ भी ले रही है, मैं भी ले रहा हूँ। और बहुत ही सुपर रिजल्ट है यंग फुल का सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच किरत जी, आपने अपनी टेस्टिमनी शेयर की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप जैसा ही फील करते हैं, कुछ लोगों को और सुनेंगे। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे चाहूँगा कि आप अपना यंग के बारे में ही आप बात करेंगे। गैलेक्सी J7 से हैं तो सर थोड़ा सा आप बोलने की पोजीशन में आएंगे तो बेटर लगेगा। गैलेक्सी J7 नेक्स्ट करके हैं, आप लेट के बात कर रहे हैं तो वेलकम है आपका सर। सर, सॉरी सर, एक्चुअली मैं बैठ नहीं सकता हूँ। ओके सर, प्लीज बताएं। एक्चुअली मेरी एक्सीडेंट हुई थी 2017 में, मेरी स्पाइन डैमेज है, D12। ओ। ओ। तो मैं 8 साल से बिस्तर पे हूँ, मैं बैठ नहीं पाता हूँ, लेटे लेटे सारा कुछ करना पड़ता है। ओके। तो एक्चुअली जब मुझे किसी ने इसके बारे में बताया अभी 2-4 दिन पहले, तो उन्होंने बताया कि आपकी डिजीज के लिए, आपकी जो भी इंजरी है उसके लिए कुछ है इसमें, आप पहले मीटिंग अटेंड करिए। तो मैं ये चाहता हूँ, जैसे मेरा लोअर पार्ट काम नहीं करता है, कमर के नीचे मेरी फंक्शन नहीं है, और अभी भी मेरी कैथरल लगी हुई है। ओ। तो यही मैं जानना चाहता हूँ कि सर मेरे लिए कुछ है, ताकि मैं भी कुछ आगे खड़ा हो सकूं। डेफिनेटली सर, देखिए यदि स्पाइन में का यदि बिल्कुल ही कनेक्शन छूट गया है तो वो अलग चीज़ है, फिजिकली डैमेज है, वहाँ से कुछ पास ऑन नहीं हो सकता। यदि कुछ ऐसा बचा है, कंप्रेस है, एक तो हम ट्राई कर सकते हैं। एक हमारा प्रोडक्ट है ब्रेन वन, एक प्रोडक्ट हमारा क्रिल है, और एक हीमोफोर्टिन और एक यंग। ये चार प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन आप चलाएंगे तो आपकी बॉडी में
नॉट ओनली फॉर द स्पाइन एंड कोऑर्डिनेशन जो है आपकी बॉडी का जो छूटा हुआ है, उस कनेक्शन में नहीं, आपकी बॉडी में और बहुत सारे बेटर डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं। आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें बेटर तरीके से रिस्पॉन्स आने के चांसेस हैं। सो आप ट्राई कीजिए और होपफुली मुझे लगता है कि रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद रहेगी। एक्सक्यूज मी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। क्या क्या था, आप एक बार क्लियर कर देंगे क्या क्या प्रोडक्ट था? ब्रेन है सर, क्रिल है, और क्रिल है, हीमो है, और आपका यंग है। यंग है। जी। ठीक, ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम सर। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? देखिए, क्वेश्चन नहीं पूछना है प्लीज, क्वेश्चन नहीं पूछना है। यदि आप अपना यंग का एक्सपीरियंस शेयर। सलाम दुआ साहब हैं, सर आपका स्वागत जी है। सर, ले रखा हूँ वन फ्लो और लीवर के सिरप ले रखा हूँ, लीवर के। सर आपकी वॉइस और क्लियर नहीं है, नेटवर्क सही नहीं है आपका। सर, मैंने 5-6 फरोजे आपके मतलब सप्लीमेंट ले चुका हूँ। मेरे पेट के जलन नहीं कम हो रहा है सर। सर मैं आज यंग फ्यूल के बारे में बात कर रहा हूँ। जरूर हम हिपैटिक पे जब सेशन लेंगे तो डेफिनेटली। देखिए, आप सुबह सुबह बेटर तरीका यही है कि आप एसबीटीसी जूस पिएं, और लीवो वन और जीपीएम हमारा एक प्रोडक्ट आता है। उन तीनों प्रोडक्ट को हाँ, जीपीएम यूटिलाइज कीजिए तो जीपीएम आपको बेटर। ले 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 रखे हैं सर। कब से ले रहे वन हैं? फ्लो, हाँ, ये अपने सिलीगुड़ी से। ये नहीं बोल रहा, आप कब से यूज कर रहे हैं? ये कम से कम 15-20 दिन हो गया। ओके। आपको पेट की जलन के अलावा कुछ और चीजें महसूस हुई कि कुछ चेंज आया है? और शरीर में तो चेंज आया है, थोड़ा बहुत पहले से फर्क लगा है। पेट के जलन नहीं कम हो रहा है, पहले से फील हो रहा है जब मेरे को कुछ फुर्ती लग रहा है, ताकत मिल रहा है। आप इसको कंटिन्यू कीजिए सर, थोड़ा सा 1-1.5 महीना शरीर को दीजिए तो डेफिनेटली इसमें भी आपको बहुत बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सर, कोई सप्लीमेंट और इसमें ऐड करना हो तो का, कर लूंगा। काफी है सर, काफी है, काफी। आप इसको आराम से यूटिलाइज कीजिए। ठीक है सर। वेलकम सर। और कोई यंग के बारे में बात करना चाहेगा? आप नीचे मैसेज लिख सकते हैं, क्योंकि अभी भी 865 लोग हैं तो स्क्रीन पे सारे नहीं आते। मनोज बिस करके हैं। मनोज जी, मैं आपको सर्च करता हूँ, आपका आया है मनोज। मनोज जी, आपका स्वागत है। आपको अनम्यूट किया गया है। मनोज जी, आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज बताइए। AAA HMT मार्ट, मैं एक बार उनको लेना चाहूंगा। हेलो। हेलो। जी सर, आपका स्वागत। हाँ सर, मैं गुड इवनिंग सर। वेरी गुड प्रवीण इवनिंग। से बोल रहा हूँ हिम्मतनगर से। जी सर। मैंने अभी लास्ट मंथ से यंग फ्यूल स्टार्ट किया। तो मैं थोड़ा फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड में हूँ, फार्मास्यूटिकल में। तो मुझे हर रोज 40-50 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है ऊपर नीचे आने के लिए, मेंटेनेंस संभाल रहा हूँ। तो पहले क्या होता था, मैं जैसे चढ़ के जाता था ना, 40 सीढ़ी चढ़ के, तो मुझे थोड़ी श्वास फूल जाती थी। अभी 1 मंथ से मैंने यंग फ्यूल स्टार्ट किया है। एक कंटिन्यू 2 बार चढ़ के उतरता हूँ तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। इतना जबरदस्त एनर्जेटिक रहता है। और पूरा दिन में नाइट शिफ्ट रहता है मेरा अभी जॉब का। तो मैं पूरी नाइट में 4 घंटे ही सोता हूँ और पूरे दिन काम करता हूँ नेटवर्क में और फील्ड में। तो भी कभी ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे थकान लग रही है। यानी कि आपकी एनर्जी में सुधार आया है। सुधार आया है। मेरा एज है स्टेमिना, 45। एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो गया है, राइट? और एज मेरी 45 है। चलो सर,
बहुत सारे लोगों को बीमारी नहीं होती, बट एनर्जी रिगेन होना स्टार्ट होती है, तो उनकी लाइक रिजुवनेशन, लाइक वाइटलिटी, कॉग्निटिव बिहेवियर, नींद अच्छी होना, ये एनर्जी के साथ ही अलाइंड होते हैं। तो इनमें भी आपको काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। किसी ने वीवो वी थैंक थ्री यू प्रो सर। के नाम से किया हुआ है, आपका भी स्वागत है। देखिए, एक सही तरीका होता है किसी भी मीटिंग में आने की, अपना नाम डाल के आप स्टार्ट करें। सर सबसे पहले सॉरी किया मैंने फोन को भी फॉर्मेट मारा था ना, तो नाम गायब हो गया है। मैं नो रेनू मोड़ प्रॉब्लम। उदयपुर से बोल रही हूँ सर। जी मैम। और सर मुझे 2 महीने पूरे हो गए यंगफ्यू लेते लेते। जी मेरी मैम। एज है 45 ईयर। और सर पहले मुझे नींद में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी, नींद नहीं आती रात को। लेकिन अब भले चाहे कैसा भी कुछ भी काम हो, 11 बजी सर, और मेरी आंखें मुझे कह देती है अब तो सोना ही है। और मेरे बाल बाल भी लंबे होने लगे हैं सर। तो यंग फूल का तो लाजवाब, कुछ कह ही नहीं सकते सर। बालों में भी सुधार, आपकी एज कितनी बाल बताएं हाँ आप? लंबे, मेरे कभी मेरे ये है ना बाल, मतलब पोनी बनती थी पहले, अभी बाल में भी मेरा है ना यूं, मतलब लंबाई आई है, और नींद में भी इतना, और चेहरे पे ग्लो तो आया ही आया है सर। सो आपकी स्किन और हेयर रिपेयर हो रहे हैं दोबारा से, और आपका जो कग्निटिव डिक्लाइन था और स्लीप की जो क्वालिटी थी, वो उसमें बहुत बड़ा सुधार देखने को वो मिल रहा मतलब है। सर ये तो रामबाण इलाज नींद का, तो बाकी तो मुझे सर 2 बज जाती थी, 3 भी बज जाती थी कभी कभी रात को, नींद आती नहीं थी। लेकिन अब तो 11 बजते ही नींद स्टार्ट हो जाती है, हाँ चलो अब सोना ही है। और इतनी प्यारी नींद आती है सर, मत पूछो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो हाँ मच कि हाँ सर। आपकी नींद में इजाफा भी हुआ, और आपकी हाँ स्किन, आपके हेयर भी दोबारा से रिजुवनेट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हाँ फॉर सर। और हाँ एक्सपीरियंस। हर्षिता मैम ने भी बोला है कि आई वांट टू शेयर। हो, आप अपनी वीडियो को ऑन जरूर रखें। सॉरी सर, वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी। मैं थोड़ा सा मतलब लोगों के बीच में हूँ, लेकिन मैं ओके। शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे यंग फ्यूल लेते हुए ये 3rd मंथ है रेगुलर। और मुझे सबसे ज़्यादा फायदा ये हुआ कि मेरा BMI बिफोर 3 मंथ 29 था, और अभी 26 है। यानी कि लगभग आपने 8 से 10 केजी वेट कम किया होगा, तब जाके ये बनी है बात। जी, मैंने 14 kg वेट लॉस किया है ओह। अपनी अपनी प्रोडक्ट से, विथ एक्सरसाइज एंड डाइटिंग। और मुझे बीएमआई में मतलब जो हमारे ट्रेनर हैं, वो मतलब इतने हैप्पी है इस बात से कि क्या बात है, मतलब इतना जल्दी मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है आपको ऐसा। देखिए, इसके पीछे रीजन जो मैं, मुझे 14 जो किलो समझ वेट में लॉस आता है, करी आपके जो एक लेडीज हार्मोन है को एक बैलेंस बे होने महीना के कारण फैट बनना आपका बंद हो गया है, एक्स्ट्रा फैट बनना। दूसरा ये है, आपका मेटाबॉलिक सुधार आया है। तीसरा, इसमें जो आपकी डेड सेल थी, जो हमने बोला कॉन्सेप्ट, सेलुलर सेनेसेंस, जो जी सेल ग्रो करना बंद कर गई हैं और वो डेड की तरफ जा रही हैं, उनका भी बॉडी में एक एक्स्ट्रा वेट होता है। तो वो धीरे धीरे डिक्लाइन साफ होनी स्टार्ट हुई, तो आपकी बॉडी से वेट ये मैनेज हो पाया। और आप देखेंगे, सबसे ज्यादा पहला जो ब्रेन वन का इम्पैक्ट आएगा, आपको ब्रेन पे आएगा, दूसरा हार्ट पे आएगा। जी स्किन पे और हेयर पे थोड़ा सा लेट आता है, बिकॉज वो विजिबल फर्क दिखने में टाइम लगता है। बट आपको पहले 10 दिन में नींद अच्छी होना, हार्ट रेट आपका कंट्रोल होना, एनर्जी बूस्टअप रहना, ये चीजें आपको पहले आपको देखेंगे। पहले फेज में, 15 दिन के फेज में आपको ये चीजें नजर आएंगी। जी, दूसरा रिजल्ट मुझे ये मिला, जैसे मुझे माइग्रेन का थोड़ा इश्यू था, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि मैं हर महीने में मुझे एक आध बार तो इंजेक्शन मतलब लेने ही पड़ते थे, डायनापार और ये चीजें मैं ले रही थी। अभी 3 महीने से मैं डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। 3 मंथ हो गया है मुझे, मैंने हेडेक को लेकर इंजेक्शन नहीं लिए। ये सबसे अच्छी बात है मेरी लाइफ में। तो ये भी मैम, जो हमारा मेन इसमें जो हम बोल रहे थे, कग्निटिव बिहेवियर जी एंड लाइक डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसम एंड आप माइग्रेन जैसी रिलेटेड चीजें जो हैं, वो भी आप इसमें बैलेंस कर पा रहे हैं। और इसमें मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, बिलीव नहीं, साइंस ये बोलती है, यदि आपकी बॉडी में माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो आपका माइग्रेन मतलब है मैग्नीशियम, माइग्रेन मैग्नीशियम याद रखना कॉम्बिनेशन। मैग्नीशियम बढ़ा देंगे तो माइग्रेन हमेशा ही
एकदम से रिवर्स हो जाएगा। तो जैसे ब्रेन में भी मैग्नीशियम है, कैलमैग में भी मैग्नीशियम डला हुआ है, हीमोफोर्टिन में भी मैग्नीशियम डला हुआ, तो ये आपको और ज्यादा हेल्प करेंगे। सो कीप ऑन कंप्लीट योर मैग्नीशियम लेवल इन योर बॉडी, तो आपको और ज्यादा आपके इसमें अच्छे रिजल्ट बढ़ सकते हैं। जी सर, थैंक थैंक यू यू मैम सर। फॉर शेयरिंग योर थैंक एक्सपीरियंस एंड यू सो मच। थैंक यू सो मच। और कोई फाइनल लेते हैं? और कोई ऐसा जो अपना कोई सुपर टाइप की कोई ऐसी बात बताना चाहता है यंग के बारे में जो उनको मिली है? आप मैसेज टाइप कर सकते हैं अभी, या हैंड रेज कर सकते हैं। गुरमीत सिंह के साथ मैं जाना चाहूंगा। सर्च कर रहा हूँ गुरमीत सिंह। गुरमीत जी आपका स्वागत है, और वीडियो ऑन कर पाएंगे तो बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच सर, मेरा माइक अनम्यूट करने के लिए। और सर मेरा वीडियो ओपन ही है सर। जी सर। और सर बताना चाहूँगा जो SBTC यू से सर, मैं स्ट्रगल का काम मेरा कंस्ट्रक्शन साइड का काम है सर। जब आने के बाद लेता हूँ सर, मुझे 15 मिनट के अंदर अंदर इतना रिलीफ मिलता है, पूरे दिन की थकावट सर हट जाती है। और उसके साथ साथ मैं हमारे होम केयर के प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ सर, एस्टोनिया 1 के। बहुत जबरदस्त है, जैसे फेस वॉश है और सनस्क्रीन है, SPF 50 है। जी थैंक यू और भी बहुत गुरमीत से साहब, प्रोडक्ट जो थैंक मैं यू सो यूज कर रहा हूँ मच। पर। मैं चाहूंगा कि हम यंग पे ही आज बात करें, क्योंकि हर उसमें हम रिलेटेड बात करेंगे। आई कैन अप्रिशिएट योर एफर्ट, और जरूर आपकी बातों को सुनना चाहेंगे, बट टाइम का और एक सेशन का एक कोरिलेशन है सर, उसको थोड़ा सा ओके मेंटेन सर, रखेंगे। थैंक यू सो थैंक यू मच सो सर, मच, थैंक थैंक यू। यू, थैंक थैंक यू। यू सर। आज की मीटिंग को हम क्लोज करते हैं यहीं पे, कि आपने अपना कीमती समय निकाल के फिर से आ, एक और ले लेते हैं, फ्रॉम पी टू एवरीवन। अब समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग हैं, अब नीचे मैसेज कर रहे हैं। रियली सॉरी आप लोगों के आज हम का टेस्टिमनी एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे हैं, 9:30 बज चुके हैं। बट आप जरूर एक छोटा सा वीडियो बना के हम हमें भेज सकते हैं। हम आप लोगों के वीडियो को शेयर करेंगे ग्रुप्स में, कि किसी को जिस तरीके का भी रिजल्ट आ रहा है वो अपने अपलाइन के थ्रू हमें भेज सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। फिर से आज भी मैं देख रहा था 1000+ हो गए थे। प्लस का मुझे पता नहीं, 1000 हो गए थे। आ, तो हर बार आप लोगों का जो एप्रिसिएशन है, पार्टिसिपेशन है, प्यार है, एक क्रेजीनेस है इस बिजनेस को लेके, इंफॉर्मेशन को लेके, नॉलेज को लेके, इसको सैल्यूट है मेरा भी। और इन सारी बातों के साथ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक को लेके, किसी नई नॉलेज के साथ। तब तक वही है कपिल शर्मा शो, मैं भी देखता रहता हूँ कई बार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू।